हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपकी इक्वेशन है मोशन की यानी गतिकी की समीकरण, उनको हमने डिराइव किया था कलन के माध्यम से यानी कैलकुलस मेथड के माध्यम से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो कि एक न्यूमेरिकल था। आज हम इसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, जो मैंने आपको होमवर्क से दिया था वो प्रश्न कुछ इस तरीके से था। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक बॉल है, उसे ऊपर की ओर फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया और उसका जो वेग था वो कितना था, 20 मीटर प्रति सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और कहाँ से फेंका गया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से यानी बहुमंजिले भवन से या बहुमंजिली इमारत से। The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. अब जिस हाइट से, जिस ऊंचाई से बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, उस हाइट, वो हाइट कितनी है, 25 मीटर। यानी क्या कहा गया है कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, यहाँ तक फेंक दिया। अब जब उसने बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका तो इस समय जो वेलोसिटी थी बॉल की, यानी जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से उसे ऊपर की ओर फेंका गया, यानी उसका जो मान, u का मान है, प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये बॉल कहाँ से फेंकी गई, एक बिल्डिंग के ऊपर से, क्योंकि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, बहुमंजिला इमारत थी। और इस इमारत की जो हाइट, ठीक है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 25 मीटर। ए, हाउ हाई विल द बॉल राइज। पहले आपसे ये पूछा गया है कि बॉल कितना ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। जब हम उसे बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो गेंद कितनी ऊपर तक जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। बी है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। अब जब वो, हम उसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से क्या होगा, वो नीचे ग्राउंड में जाएगी। तो आपको बताना है कि ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में इस बॉल को कितना समय लगता है। यहाँ पे आपको जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड लेनी है। कि किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद कितनी ऊपर जाएगी तथा गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो u है, ठीक है, u कितना दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और आपको बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई है, इसे हम कैपिटल एस मान लेते हैं। ये दिया गया है 25 मीटर। सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी पहला पार्ट क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है।
यानी आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि जब बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से जैसे फेंका जाता है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ऊंचाई है उसे हम h मान लेते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर विच द बॉल will reach after throwing upwards b small h। मान लीजिए कि बॉल को ऊपर की ओर फेंकने पर वह h ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइट h हो गई। अब हम यहाँ पे u का मान देखते हैं, तो u कितना है आपका, इस केस में u यानी प्रारंभिक वेग कितना है आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के विपरीत, यानी जिस दिशा में आपकी ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में आपकी बॉल ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो g का मान लेंगे, g का मान हम नेगेटिव में लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉल इस तरीके से ऊपर गई, यू कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, जी कितना होगा -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जी है आपके पास, यू है आपके पास, ठीक है। और हम जो है टाइम हमें निकालना है, लेट द टाइम टेकन बी t1। मान लीजिए कि बॉल द्वारा लिया गया समय t है, लिया गया समय t1 है, t1 मान लेते हैं, यानी t हमारा क्या हो गया, t1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास, क्योंकि हमने बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका है, तो जब बॉल ऊपर रीच करेगी, ऊपर पहुंचेगी, तो उसका v क्या हो जाएगा, 0। तो v भी आप क्या लेंगे, 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आप जो है इसमें जो पहला समीकरण है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस gt, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो v कितना है 0, u कितना है 20, g कितना है -10 और t कितना है आपका t1।
तो ये हो जाएगा आपका 20 को आप 20 को यहाँ ले आएंगे तो -20 हो जाएगा। -20 प्लस -10 गुणा T1, सॉरी -20 बराबर -10 गुणा T1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो T1 क्या जाएगा 20/10 यानी 20/10 यानी 2 सेकेंड। तो T की वैल्यू कितनी आई है, T1 की वैल्यू 2 सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, जिसे हमने क्या माना है स्मॉल h। यहाँ पे अब आपके पास T1 है यानी T का मान है, यहाँ पे आपके पास T का मान है, और आपके पास क्या क्या है, समय है, आपके पास प्रारंभिक वेग है g है। आप s को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन का यूज करके h का मान, जो डिस्टेंस है जिसे आप नॉर्मली s भी लिखते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे समीकरण का उपयोग करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2gs बराबर h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा t है वो T1 हमने लिया है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। h हमें निकालना है, u कितना है, u है हमारा 20, T1 है 2 प्लस 1/2, g कितना है, g है -10, T1 कितना है 2 का, यहाँ पे स्क्वायर आ जाए। तो h बराबर 40 माइनस 5 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यानी h इक्वल्स टू 40 माइनस 20। h कितना आ गया आपका यहाँ पे 20 मीटर। तो h का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। यानी जितनी ऊंचाई तक बॉल जा रही है, इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर आ गई। अब अगर हम बात करें बॉल जहां पे पहुंचती है, वहां से लेके ग्राउंड तक की जो लेंथ है, लंबाई है, या हम कह सकते हैं ग्राउंड से जहां तक बॉल ऊंचाई तक पहुंचती है, उसकी जो लंबाई, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 20, क्योंकि ये कितना है 20 प्लस 25, 25 किसकी है बिल्डिंग की है, तो 20 प्लस 25 हो जाएगा यानी 45 मीटर। ठीक है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा अधिकतम ऊंचाई है जहां तक बॉल पहुंच रही है, वो ग्राउंड से कितनी है 45 मीटर। तो आप ले सकते हैं टोटल हाइट बराबर 20 प्लस 25 यानी 45 मीटर। अब हमें क्या पता है, हमने एक टाइम निकाला, ठीक है, एक टाइम ये निकाला कि जब बॉल जो है यहाँ से, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से जब उसे ऊपर की ओर फेंका गया, तो इस बिल्डिंग से यानी बिल्डिंग की ऊपरी छत से जब वो उसे हम ऊपर फेंकते हैं, तो जिस हाइट तक वो जाएगी वो कितनी है 20 मीटर। और इसमें लगने वाला समय कितना है 2 सेकेंड। हमने 2 सेकेंड कैलकुलेट किया, T1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 सेकेंड आई थी, आपने देखा। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि बॉल को जब हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, यानी जब हम बिल्डिंग की छत से ऊपर की ओर फेंकते हैं, फिर वो जब वो ऊपर जाती है, फिर वो वापस नीचे की ओर आती है, यानी ग्राउंड तक जब वो पहुंचती है, छत के ऊपर से जब हम इसे फेंकते हैं ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वो
नीचे ग्राउंड तक आती है तो उसे कितना समय लगेगा। यानी आपको क्या करना है, जब बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो एक मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, वो आपको जो है समय कैलकुलेट करना है। हमने वो समय कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हाइट से जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसमें कितना समय लगेगा ये हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45 मीटर। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं एच डैश, तो एच डैश कितना हो गया, 45 मीटर। ये हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एच डैश आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जब बॉल ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जा रही है, यानी ऊपर से जब वो नीचे आ रही है, क्योंकि वो एक हाइट तक पहुंची, एक ऊंचाई तक पहुंची, वहां से फिर वो नीचे की ओर आ रही, तो इस केस में जब हम ये कह रहे हैं कि जब बॉल ऊपर से यानी यहां से नीचे की ओर आएगी तो u का मान क्या होगा इस केस में, क्या कोई बच्चा बता सकता है। तो यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी जो सेकंड केस है यहाँ पे हम u का मान, इसे आप जो है u डैश ले सकते हैं, u डैश का मान हम ले लेते हैं 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहले केस में जब हम बॉल को छत के ऊंचा, जो छत के ऊपर से फेंक रहे थे ऊपर की ओर, उस केस में v आपका 0 था। लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, u आपका 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या हुआ, बॉल को हमने फेंका ऊपर की ओर, वो एक हाइट तक पहुंची, वहां पे जाके क्या हुआ, उसका वेग 0 हो, फिर वो नीचे की ओर आए, तो इसीलिए हमारा u डैश क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हम सेकंड केस में प्रारंभिक वेग को u डैश ले। अब ये आपका u डैश हो गया। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को कितना लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि जो बॉल है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो नीचे की ओर जा रही है, उसके साथ जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एच डैश है आपके पास, यू है आपके पास, ठीक है, ए है आपके पास। आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे हम टाइम जो ले लेते हैं वो t2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास h है, u है, a है और t है, तो यहाँ पे आप दूसरे समीकरण के इसके माध्यम से जो है t का मान निकाल। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पे h आपका h डैश है, u हमने u डैश लिया है, t हमने t2 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को रख देंगे। h डैश कितना है, 45 मीटर, 45। u डैश कितना है, 0 है, 0 गुणा t2, 0 मल्टीप्लाई बाय t2 प्लस हाफ। g कितना है, 10 है, 10 इंटू t2 का स्क्वायर। तो 45 बराबर t2 गुणा 0, यानी t2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 यानी हाफ इंटू 10 इंटू t2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो 45 बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 t2 का स्क्वायर। तो 5 t2 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 45 के बराबर हो गया ये, 5 9 जा 45 होता है आपका, तो यहाँ पे t2 स्क्वायर क्या आ गया, 9, यानी t2 की वैल्यू क्या आ गई,
3, ठीक है, T2 की वैल्यू 3 आ गई। आप ये जानते हैं कि अगर आप 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस 3 आएगा, प्लस 3 या माइनस 3 ये आएगा, लेकिन टाइम को हम पॉजिटिव लेते हैं इसलिए ये आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें बताना है कि जब हम इसे जो है फेंकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, फिर ये ऊपर पहुंचती है, फिर नीचे ग्राउंड तक पहुंचती है, तो इस जर्नी में, इस यात्रा में इसको कितना टाइम लगता है, यानी आपको टोटल टाइम निकाल। तो हमारा टोटल टाइम हम t ले लेते हैं, तो t यहाँ पे बराबर होगा t1 प्लस t2 के, यानी t1 कितना आया आपका, t1 आपका यहाँ पे 2 सेकेंड आया है, आप देख सकते हैं, और t2 कितना आया है 3 सेकेंड, तो 2 प्लस 3 यानी 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है और ये आपका पहले पार्ट एच। आप इसे नोट करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका फ्री फॉल का टॉपिक, यानी डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, यानी मुक्त पतन, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति का वर्णन कीजिए, वायु जनित प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट का, किस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, फ्री फॉल की, यानी मुक्त पतन। तो आपने फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट यानी मुक्त पतन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो मुक्त पतन क्या होता है, बेसिकली जब हम मुक्त पतन की बात करते हैं तो मुक्त पतन का अर्थ होता है जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, और किसके प्रभाव में गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, तो हम ऐसी वस्तु को कहते हैं कि ये फ्री फॉल में है, यानी मुक्त पतन में है। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आपने क्या किया, उस बिल्डिंग से नीचे की ओर एक बॉल फेंक, तो जैसे ही आप वहां पे बॉल को फेंकते हैं या उसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप खड़े हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, बॉल फेंक दी, बॉल नीचे चली गई, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल है वो फ्री फॉल में, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जो स्काई डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन से बाहर जब पैराशूट लेके नीचे गिर उतरते हैं तो क्या होता है, वो फ्री फॉल में नीचे आते हैं, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, एयर के रेजिस्टेंस को यानी वायु के प्रतिरोध को निग्लेक्ट करते हैं, उसको लेके नहीं चलते। हम ये सोचते हैं कि वायु है ही नहीं, वायु का प्रतिरोध नहीं, ठीक है। अब बेसिकली जब भी हम बात करते हैं फ्री फॉल की तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जी का, जो आप जानते हैं जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। अब जब भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, किसके प्रभाव में गिरती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, तो क्या होता है, वो जो वस्तु है जो नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी जो है गति में क्या आता है, जो उसके वेग है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। उसका वेग क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, या उसका जो गति है वो कैसी होती है, त्वरित गति होती है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं, जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण जी, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गिरती है तो उसमें जो त्वरण लगता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका जी का मान होता है इसे हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। जी का मान कैसे लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, यानी ये क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी मुक्त पतन होता है या जो फ्री फॉल होता है वो एक समान त्वरण वाली गति, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि क्या हो रहा है, जी का मान कैसा है, कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं, वो एक समान है। जब भी कोई वस्तु गति कर रही है, फ्री फॉल में है, तो क्या होता है, जी का मान सेम रहता है। और बेसिकली जब भी हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो फ्री फॉल कब होता है, जब भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है। यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो पृथ्वी से जो है, पृथ्वी की जो रेडियस है उससे बेहद कम दूरी पे वो पृथ्वी के ऊपर है या पृथ्वी से दूर, यानी बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में है या प्रभाव, ठीक है। An object released near the surface of the earth is accelerated downwards under the influence of force of gravity. यानी यदि धरती की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर कोई वस्तु छोड़ दी जाए तो वह पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण त्वरित होगी, ठीक है। यानी कि जब भी हम पृथ्वी की सतह के पास किसी भी वस्तु को जो है छोड़ देते हैं या वो पृथ्वी के जो है पास कहीं पे गिर रही होती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि आप किसी बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहे हैं या हम स्काई डाइवर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर है, ये पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर है। तो क्या होता है, ये जो पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी या कुछ ऊंचाई पर ही है, तो इन पे क्या होता है, इन पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस कारण जब ये गिरते हैं, ठीक है, तो इनकी जो गति होती है वो त्वरित होती है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन होती है। और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है वो किसके कारण लगता है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। गुरुत्वजनिक त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। अगर हम इस केस में एयर का रेजिस्टेंस यानी वायु के प्रतिरोध को अगर हम नगण्य मान ले या फिर माने कि ये है नहीं, तो हमारी जो वस्तु होती है वो उसका जो पतन होता है वो मुक्त रूप से होता है, यानी वो फ्री फॉल में होती है, मुक्त पतन में होती है। If the height through which ball falls is small compared to Earth's radius, g can be taken as constant. अब अगर बॉल जिस ऊंचाई से, जो वस्तु है जिस ऊंचाई से वो पृथ्वी की ओर गिर रही है, अगर वो जो ऊंचाई है वो पृथ्वी के जो रेडियस है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी तुलना में अगर वो बेहद कम है यानी बहुत कम है, तो हम जी को कैसे ले लेते हैं, स्थिर ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8 यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। फ्री फॉल इज दस अ केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस प्रकार जो आपका मुक्त पतन होता है यानी जो फ्री फॉल होता है वो एक समान त्वरण वाली गति है, यानी एक समान त्वरित गति है, ठीक है। ये एक समान त्वरित गति का क्या है, एक उदाहरण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्री फॉल क्या होता है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब इसके अनुसार जो आपके 3 गतिकी की समीकरण है यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसकी हम बात करें। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को लेके जो है आपकी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम फ्री फॉल की बात करते हैं, मुक्त पतन की बात करते हैं, तो क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी आपकी वस्तु जो है वो कहाँ गिर रही है, पृथ्वी की ओर, ठीक है। कहाँ गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिर रही है, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो पहला केस हम बात करते हैं जब
आपकी वस्तु क्या है, पृथ्वी की ओर गिर रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आप लिखेंगे जब वस्तु मुक्त पतन में हो, तो आप क्या लेते हैं, u0 लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, मुक्त पतन में है, यानी पहले वो क्या थी, स्थिर थी, फिर हमने छोड़ा तो वो गिरी, पहले वो कैसी थी, स्थिर थी, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग था वो कैसा था, 0। u का मान आप 0 लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा आपका a, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण होगा, जिसका मान होगा प्लस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। टी को हम यानी टाइम को हम टी ले लेते हैं, और जो आपकी क्या है दूरी है उसे हम h ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v को आप एज इट इज ले लेंगे, ठीक है, v को हम v ले लेते हैं। अंतिम वेग u कितना है, 0 लिख लेंगे आप, a कितना है, g है यानी 9.8, t कितना है, t, यानी पहली जो इक्वेशन हो गई आपकी वो हो गई v बराबर 9.8 t, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं, और v बराबर g t, आप इसे g भी रख सकते हैं, आप इसे एज इट इज g भी रख सकते हैं, v बराबर u प्लस जी टी, तो ये आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, या आप वैल्यू रख देंगे, तो ये आपकी पहली समीकरण, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s कितना है आपका, h है, s की जगह h ले लेंगे। u कितना है, u का मान 0 है, t आपका t ही है, प्लस हाफ, a कितना है, g है, t का स्क्वायर, ठीक है, यानी h बराबर 0 को अगर आप t के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। आप इसमें g का मान रख सकते हैं, तो h हो जाएगा आपका h बराबर हाफ, g है 9.8 टी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं h बराबर, इसे आप सॉल्व करेंगे 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन आई वो क्या आई, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं h बराबर 4.9 टी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, आप इसे नोट करेंगे। इसी तरीके से आपकी जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरा समीकरण जो है वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर, v की वैल्यू v ही है, u क्या हो गया आपका 0 हो गया, प्लस 2, a कितना है, g है, और s कितना है, h। तो ये हो गया v स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2gh, या आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं v बराबर अंडर द रूट 2gh, ये भी आप लिख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं,
आप g के जगह g की वैल्यू रख देंगे तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8, 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये v स्क्वायर आ जाएगा 19.6 h, या आप लिख सकते हैं v बराबर अंडर द रूट 19.6 h। तो इस तरीके से आप तीसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस तरीके से जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फ्री फॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हमने जी के कॉन्सेप्ट को जाना, यानी हमने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को देखा जिससे हमें जी का कॉन्सेप्ट पता चला, यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ हमने एक जो आपका न्यूमेरिकल था उसे सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जी नेगेटिव में लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ग्राफ की स्टडी करेंगे कि जो आपका ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनेगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको जितना भी पढ़ाया गया है इसे जो है रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।